सरिता सुबह सुबह अपनी बहू माला को ताने दे रही होती है। अरे जब तुझसे काम ही नहीं होता तो तू करती क्यों है? क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती? तू गलती की बात कर रही है? यहाँ तेरी पूरी सब्जी जल चुकी है। जब तू खाना बना रही होती है तो तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन माँ जी, मैं तो आंच धीमी करके गई थी, फिर सब्जी जल कैसे गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब तो सरिता जानबूझकर कर रही थी ताकि वह अपनी इस गरीब बहू को घर से निकाल दे और अपने बेटे के लिए अमीर घर से सुंदर लड़की ब्याह कर लाए। लेकिन माला भी अपनी सास के अत्याचार सहती रहती थी और कभी अपनी सास को उल्टा जवाब नहीं देती थी। अब देर शाम सरिता के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे विमला, और बता तू कैसी है? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब अच्छा है। बस तुझसे मिलने चली आई। सुबह तू अपनी बहू को किस बात के लिए सुना रही थी? अरे तू मेरी बहू को जानती है ना, उसे हर बात पर गलती करने की आदत हो गई है। अगर ऐसा ही रहा ना तो किसी दिन मैं इसे घर से निकाल दूंगी। अरे ऐसी भी क्या गलती कर दी जो तू इतना भड़क रही है? तेरी बहू को तो पूरे दिन में काम करता हुआ ही देखती हूँ बस। हाँ मुझे पता है मेरी बहू औरों के सामने कितनी अच्छी बनती है। तूने उसका दूसरा रूप देखा कहाँ है अभी? सरिता अपनी बहू माला की हर किसी से बुराई किया करती थी, लेकिन माला अपनी सास के खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी और वह चुपचाप अपने घर के कामों में लगी रहती थी। एक दिन जब सरिता अपनी बहू माला को घर से निकाल देती है। ये ले दे 2 जोड़ी कपड़े और निकल जा मेरे घर से। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी ही अलमारी से चोरी करे? माँ जी, मैंने आपकी अलमारी से कोई पैसे चोरी नहीं किए हैं। मैं चोर नहीं हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मैंने कोई भी कभी भी चोरी नहीं की। तुझे मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ और झेल भी रही हूँ, लेकिन तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। अरे अरे सरिता, तू अपनी बहू को घर से बाहर क्यों निकाल रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया? विमला काकी, माँ जी को समझाइए ना। मैंने इनकी अलमारी से कोई चोरी नहीं की है, लेकिन ये है कि मानने को तैयार ही नहीं है। अरे सरिता, तेरी बहू पर तू ये कैसा इल्जाम लगा रही है? तुझे लगता है कि वो चोरी चकारी कर सकती है? देख विमला, तू मेरी पड़ोसन है, मेरे घर जाकर मेरा हाल चाल लेती है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे घर के मामलों से दूर रह। और मेरी बहू कैसी भी है उससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और बहू, तुझे यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। सरिता इतना कहने के बाद घर का दरवाजा बंद कर लेती है। माला भी अपने कपड़े उठाकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि अब देर शाम जब सरिता का बेटा चंदन काम से आता है तो वो अपनी पत्नी को आवाज लगाकर कहता है, माला, एक कप चाय लाना, मेरे सर में बहुत दर्द है। माला, जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ हो? रुक, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ, क्योंकि तेरी बीबी घर पे नहीं है। माँ, माला कहाँ गई? उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा कि उसे कहीं जाना है। वो अपने मन से नहीं गई है, मैंने ही उसे घर से निकाल दिया है। आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, उसने मेरी अलमारी से चोरी करी है। क्या माला ने चोरी की है? माँ, आप भी कैसी बात कर रही हो? माला कभी ऐसे नहीं कर सकती है, आपको गलत फहमी हुई होगी। लेकिन वो बेचारी कहाँ चली गई? आपने क्यों निकाला माँ उसे? आपको एक बार भी अपने बेटे के बारे में ख्याल नहीं आया क्या? तेरे बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है। मैं जल्द ही तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढ के शादी करवा दूंगी। उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दे, क्योंकि वो तेरे लायक नहीं थी। माँ, आज तो आपने माला को ये सब कह दिया, लेकिन आज के बाद कभी भी आप उसे कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ कहूँ। मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को ढूंढ के लाने के लिए। और हाँ माँ, जब तक वो मुझे मिलेगी नहीं, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। आखिर तू भी बनी गया जोरू का गुलाम। मैं कहती हूँ रुक जा। अगर तूने इस घर से एक भी कदम बाहर बढ़ाया तो दोबारा इस घर में लौट के मत आना। ठीक है माँ, मैं इस घर में लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मैं अपनी माला को ढूंढकर एक नई दुनिया बसाऊंगा, और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। इतना कहने के बाद ही चंदन भी घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ माला गांव के ही मंदिर में रात गुजारती है और अगले दिन होते ही वह शहर की तरफ निकल पड़ती है। ऐसे ही उसे एक मिठाई की दुकान दिखती है, जहां रुककर वह मिठाई की दुकान पर मौजूद बुढ़िया से कहती है, अम्मा, पीने के लिए पानी मिलेगा? कल शाम से ही भटक रही हूँ, ना कुछ खाया है ना ही पानी पीने को मिला है। हाँ हाँ, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह बुढ़िया माला के लिए पानी लेकर आती है। माला भी पानी पीने के बाद उस बुढ़िया का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वह बुढ़िया माला को रोकते हुए कहती है, सताई हुई लग रही हो, रुको, कुछ खा पी लो, फिर चले जाना। नहीं नहीं अम्मा, मुझे पीने के लिए पानी दे दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं आगे जाकर अपने लिए रहने का ठिकाना ढूंढती हूँ।
वैसे तुम्हें काम की ज़रूरत है और मुझे अपने दुकान पर काम करने वालों की। क्या तुम मेरे दुकान पर काम करोगी? बदले में तुम्हें 3 टाइम का खाना मिल जाएगा और रहने के लिए घर। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सारी ज़िंदगी आपकी गुलामी करके काट लूँगी, लेकिन मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती। अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है तो वो लोग जीते जी मर जाएंगे। माला को वह बुढ़िया रख लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और माला उस बुढ़िया की दुकान पर आने के बाद मानो लक्ष्मी साबित होती है। उस बुढ़िया की मिठाई की दुकान पर दिन दुगनी रात चौगनी बिक्री होने लगती है और माला मिठाइयों के साथ अपने हाथों से घेवर बनाती है और उस बुढ़िया की दुकान की सारी मिठाइयाँ उस घेवर के आगे फेल थी। घेवर को लोग इतना पसंद करते हैं कि उस बुढ़िया की दुकान का नाम घेवर की दुकान के नाम से फेमस हो जाता है। अरे बेटा, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। भगवान ने मेरे द्वार पर लक्ष्मी भेजी है, लक्ष्मी। अम्मा, आपको पता है ये घेवर मेरी दादी ने मुझे बनाना सिखाया था। बहुत ही स्वादिष्ट घेवर बनाया है बेटा। और तुझे पता है बेटा, मेरी बिक्री तेरे हाथों के बने घेवर की वजह से और बढ़ गई है। मुझे तो पहले लगा था ये लोग इसे इतना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को ये पसंद आया। अब मैं रोज मिठाइयों के साथ घेवर भी बनाया करूँगी। माला और बुढ़िया मिठाई की दुकान पर अपना दिन काट रहे होते हैं। दुकान अच्छी खासी चल रही होती है और माला भी बहुत खुश थी। एक रोज भटकते हुए माला की दुकान पर चंदन पहुंचता है और वह बुढ़िया को 10 रुपए का घेवर देने के लिए कहता है। अम्मा, मेरे पास बस 10 रुपए हैं, आप 10 रुपए का घेवर दे दो। वो क्या है ना, मुझे इन्हें देखकर ना अपनी पत्नी की याद आती है, तो 10 रुपए का दे दो आप। अरे बेटा, इतने की तो लागत भी नहीं है जितने का तू घेवर मांग रहा है। नहीं नहीं, मैं तुझे 10 का घेवर नहीं दे सकती। बुढ़िया दुकान चला रही होती है और काउंटर के बगल में माला घेवर बना रही होती है, लेकिन वह उस आदमी को देख नहीं पा रही थी जो 10 रुपए का घेवर मांग रहा था। जा रही उस आदमी को रोकते हुए कहती है, अरे सुनिए जरा, कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऐसे ही घेवर ले जाइए। माला, माला तुम यहाँ? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, ये तो सच है। माला, तुम मुझे मिल गई। माला, माला तुम्हें पता है, मैं कई महीनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन आखिरकार तुम मुझे मिल गई। सब माता रानी की कृपा है। माला, तुम्हें पता है, मैं तो उस दिन से घर भी वापस नहीं गया जिस दिन माँ ने तुम्हें घर से निकाला था। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने घर छोड़ दिया, लेकिन क्यों? माँ जी ने तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया था। क्या ये तेरा पति है? अरे, मुझे तो लगा कोई राह चलता राहगीर है। अम्मा, ये मेरे पति हैं और इनके बिना इतने महीने में कैसे रह रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। चंदन अब अपनी पत्नी माला को घर लाने की बात करता है, लेकिन माला उस बुढ़िया को अपने घेवर की रेसिपी देकर चंदन के साथ अपने गांव वापस आ जाती है, लेकिन अपने ससुराल नहीं जाती क्योंकि चंदन उसे अलग रखता है। और सरिता अपने बेटे को अपनी पत्नी का साथ देता हुआ देखकर बहुत जलती है, लेकिन चंदन को भी पता था कि उसकी माँ कैसी है और वह उसकी पत्नी पर किस तरह अत्याचार करती आई है। निशा एक बहुत ही घमंडी लड़की थी और उसे अपने फिगर पर और खूबसूरत चेहरे पर बहुत ज्यादा घमंड था, इसीलिए वो अपने आगे कभी किसी को कुछ नहीं समझती थी। एक दिन निशा की छोटी बहन मीनू निशा के कपड़े पहनकर बाहर जा रही थी, जो देखकर निशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तूने मेरे कपड़े किससे पूछकर पहने? दीदी, ये तो मम्मी लाई थी ना, और आपके कपड़े अब तो मुझे भी आने ही लगे हैं ना, तो मैं भी अब आपके कपड़े पहन सकती हूँ। नहीं, तुम मेरे कपड़े नहीं पहन सकती हो। तुम्हें मेरे कपड़े आने लगे हैं तो क्या हुआ? तुम मेरी तरह खूबसूरत और 28 कमर 47 वेट वाली तो नहीं हो ना, तुम पर ये अच्छा नहीं लगेगा। दीदी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं भी तो अच्छी लगती हूँ ना। देखो, तुम मेरी बात का बुरा जरूर मान सकती हो, लेकिन सच से भाग थोड़ी ना सकती हो। तुम कहाँ मोटी भैंसी और मैं कहाँ स्लिम ट्रिम। लोग तुम्हें मेरे कपड़ों में देखेंगे ना तो हंसेंगे तुम पर। निशा की बात सुनकर मीनू अब रोने लगती है और दोनों बहनों की माँ मालती वहाँ आती है। क्या हुआ मीनू बेटा, तू रो क्यों रही है? तुझे अपनी दोस्त की बर्थडे में जाना था, तू वहाँ नहीं जा रही है क्या?
निशा बेटा, तू ही बता मीनू को क्या हुआ, वो इतना रो क्यों रही है? माँ बिना बात के ही रो रही है मीनू, मैंने तो बस इतना कुछ बोला भी नहीं है। अब आप ही बताओ, ये मोटी भैंस मेरे कपड़े पहनेगी तो लोग इस पर हंसेंगे ही ना, और बस इतनी सी बात पर ये रोने लगी। तू खुद को क्या दीपिका पादुकोण समझती है? अरे तेरी छोटी बहन है ये, कोई अपनी ही बहन को इतना कुछ बोलता है। और मीनू बेटा, तू रो मत, तू बहुत अच्छी लग रही है इन कपड़ों में। माँ आप क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो इसे? अरे ये मेरी तरह नहीं है तो क्यों बनने की कोशिश भी कर रही है? मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं तो बस वन एंड ओनली ही हूँ ना। मीनू बेटा तू रो मत, इसका क्या है, ये तो है ही घमंडी, इसे अपने आगे कभी कोई दिखता ही नहीं। छोड़ तू, और तेरा जो मन करे तू वही पहन, मैं भी देखती हूँ कि कौन मना करता है तुझे। निशा वहाँ से अब कमरे में चली जाती है और दरवाजा लगा देती है, जिस पर मालती को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन निशा पर अपनी माँ के गुस्से का कोई असर नहीं होता। निशा का घमंड तो टस से मस भी नहीं होता। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद निशा अपने दोस्त अजय के साथ एक ठेले के पास मोमोज खा रही थी। तभी वहाँ एक मोटी लड़की आती है। अजय देख रहा है तू इस मोटी को? अरे इसके पेट में अब भी मोमोज खाने की जगह बची है। यार निशा, किसी का भी मजाक नहीं बनाते हैं। तू पतली है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी दुनिया तेरी जैसी हो जाएगी। और वो मोटी है लेकिन फिर भी कितनी अच्छी लग रही है। तुझे ये अच्छी कहाँ से लग रही है? अगर इसे अच्छी कहते हैं ना तो मुझ जैसी को क्या कहेंगे? और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये मोटे लोग घर से बाहर कैसे निकल जाते हैं, इन्हें जरा शर्म नहीं आती क्या? प्लीज यार निशा, इतना भी घमंड मत कर, ये अच्छी बात नहीं होती। और मोटे लोगों का बाहर से निकलने में कैसी शर्म, वो भी तो इंसान ही है ना हमारी तरह। इंसान होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मोटे होने में बुराई है। सच कहूँ तो मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे ही स्लिम रहना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, काफी देर से देख रही हूँ मैं, आप मेरे बारे में बातें कर रहे हो। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। वैसे एक बात बताना जरा, आप इतनी मोटी कैसे हो? आपको शर्म नहीं आती क्या कहीं भी अपनी तोंद लेकर चले जाने में? यार चुप हो जा, क्यों पिटने वाले काम कर रही है? यार मैं तो बस पूछ ही रही थी, पूछने में कोई बुराई थोड़ी है। वो क्या है ना मैडम, आपका क्या है, घर वाले खाना नहीं देते हैं तो बस सबको यही बोल दो कि मैं पतली हूँ। लेकिन सच तो आपको ही पता है कि घर वाले खाना भी नहीं देते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास तो आप कर रही थी, मैंने तो बस आपके बकवास का जवाब दिया है, वो भी अपने अंदाज में। क्या हुआ निशा, और कोई भी जवाब चाहिए तुझे जो तू यहाँ खड़ी है? निशा का मुंह बन जाता है और तभी निशा के फोन पर एक कॉल आता है। लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। मैडम ये सस्ते नशे करना छोड़ दो, आजकल तो लोगों को खाते पीते घर की लड़कियां ही अच्छी लगती है। भैया थोड़ी चटनी देना। मोमोज वाले भैया उस लड़की की बात को अनसुना कर देते हैं। तभी निशा बोलती है, भैया थोड़ी सॉस मिलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको तो मोमोज भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। देखा, तुम्हारे खाते पीते घर की लड़की को भैया ने चटनी ही नहीं दी और मुझे तो एक्स्ट्रा मोमोज भी दे रहे हैं। बड़ी आई मुझे सुनाने वाली। हाँ। निशा वहाँ से मोमोज खाकर चली जाती है। निशा में खुद को लेकर इतना घमंड था कि वो खुद को ही दुनिया के ऊपर देखने लग गई थी। एक दिन निशा अपनी दोस्त भूमि को बताती है, तुझे पता है ना ये जो गाना है 47 वेट कुड़ी दा, ये गाना ना मेरे ऊपर ही बनाया है। तुझे कोई और नहीं मिला क्या सुबह सुबह? तू मेरा ही सर क्यों खा रही है? मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अरे तुझे पता नहीं है, ये गाना बनाने वाले ना एक बार हमारे शहर आए थे, तो वो लोग शहर घूम रहे थे, तभी उनकी नजर मुझ पर पड़ गई और उन्होंने ये गाना बना दिया। यार फेक तो मत, कम से कम मानती हूँ तेरा फिगर सही है, लेकिन इतना भी नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग तेरे ऊपर ही गाना बना दे। दुनिया में तुझसे भी अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं। हाँ हाँ होंगी मुझसे भी अच्छी लड़कियाँ, लेकिन उन लोगों को मेरा फिगर इतना पसंद आया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मेरे ऊपर ही गाना बना दिया। ये बात कम ही लोग जानते हैं। अच्छा, और भी कुछ ऐसी राज की बात है क्या? अब तुझे क्या ही बताऊं, मेरी तारीफ तो पूरा मोहल्ला करता है। लड़कियां भी मुझसे इतना जलती हैं, लेकिन भगवान ने मुझे बनाया ही ऐसा है, तो कर क्या सकते हैं। उन लड़कियों का जलना तो बनता है। यार भगवान जी, क्या गुनाह कर दिया मैंने जो सुबह सुबह ये मेरा दिमाग खा रही है। अच्छा चल यार, वो है ना दीपक, उसने ना मुझे आज डेट पे बुलाया है। अब इतनी बार तो मना कर चुकी हूँ, लेकिन वो है ना कि मानता ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलो चलते ही हैं, तो बस फिर मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन उस दीपक के पीछे तो काफी सारी लड़कियां पागल हैं। वो तुझे लाइन मार रहा है, तो झूठ बोल रही है ना?
मैं क्यों भला झूठ बोलूं? अरे दीपक ही नहीं, मुझ पर तो काफी लड़के लाइन मारते हैं। अब मेरा फिगर ही इतना अच्छा है तो लड़के भी क्या करें? मैं तो खुद ही परेशान हो जाती हूँ इन लड़कों से। अपने आप को तो जैसे होर की परी समझती है, हर कोई तो इसके ही पीछे पागल होगा ना। निशा का घमंड उसकी बातों से ही साफ नजर आ रहा था। एक दिन निशा रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी एक कार से निशा का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में चोट आ जाती है। वहाँ पर लोग निशा को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर निशा का चेकअप करते हैं तो निशा के पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, इसीलिए उसके पैर में प्लास्टर लग जाता है। निशा जैसे तैसे घर आती है। डॉक्टर के कहने पर अब वो अपने पैर पर ज्यादा दबाव नहीं डालती और हेल्दी खाना भी खाती। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद निशा थोड़ा बहुत टहल रही थी कि तभी उसकी दोस्त मधु आती है। अरे निशा, ये क्या हुआ? तेरे पैर में प्लास्टर क्या लगा? तेरा तो वजन ही इतना बढ़ गया। तू कितनी मोटी लग रही है यार। वो तो मेरे पैर में प्लास्टर लगा है बस इसलिए। अब तो तेरा लक 28 से 34 पहुंच गया होगा और वेट तो पता नहीं 70 तक तो पक्का हो गया होगा। तू मेरा मजाक बना रही है? मैं तो बस वही कर रही हूँ जो अब तक तूने किया है। तूने कितने लोगों का मजाक बनाया, तू वो भूल गई क्या? मधु की बात सुनकर निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा भी हो जाती है। मधु रसोई में सबके लिए चाय बना रही होती है, तभी उसकी नई भाभी जिसकी कल ही शादी हुई थी वो जल्दी जल्दी तैयार होकर मधु के पास आती है और मधु की भाभी अनामिका बोलती है, अरे ननद जी, आप खाना क्यों बना रही हैं? आपको पता है ना आज मेरी पहली रसोई है तो मुझे ही खाना बनाना चाहिए था। फिर आप आज रसोई में क्यों आ गई? जी को पता चलेगा तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। भाभी, मैं तो बस आपकी मदद के लिए आई थी। सबके लिए चाय बना रही हूँ और वैसे भी खाना तो आपको ही बनाना है ना, तो मैं आपकी इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ ना। अच्छा चलो, आप सबके साथ बाहर बैठिए, मैं सबके लिए अभी जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। अनामिका फटाफट से सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ता बनाने के बाद अनामिका सबके लिए टेबल पर खाना लगा देती है। खाने की टेबल पर अनामिका की सास सरिता और पति दीपक, ननद सब आ जाते हैं। अनामिका खाना सबको देते हुए कहती है, माँ जी, आपकी रसोई कितनी छोटी है, मुझे तो बहुत परेशानी हुई खाना बनाने में। भाभी, आप भी क्या बोल रही हो? इतनी भी छोटी रसोई थोड़ी ना है हमारी। नहीं नहीं मधु, मैं सही कह रही हूँ। रसोई कम और छोटा सा गुसल खाना ज्यादा लगा मुझे। अरे मेरे मायके में तो एक कमरे जितनी रसोई ही थी। एक साथ 5-5 लोग खड़े होकर आराम से खाना बना सकते हैं वहाँ पर। बहू, अभी तुझे आदत नहीं है ना ससुराल में रहने की, लेकिन धीरे धीरे तुझे आदत हो जाएगी। और रसोई बड़ी हो या छोटी, अब तुझे ही रसोई में जाना है और तुझे ही सबके लिए खाना भी बनाना है। हाँ माँ जी, वो तो है, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि छोटी है, मेरे मायके जैसी बड़ी नहीं है ना। खैर कोई बात नहीं, आपने बोला तो मुझे आदत हो जाएगी धीरे धीरे। वैसे अनामिका, तुमने मीठे में खीर बनाई ना, मुझे खीर काफी अच्छी लगती है। खीर के लिए चावल भी तो होने चाहिए थे ना, बिना चावलों के खीर कैसे बनाती मैं? भाभी, आपको दिखाया तो था मैंने चावल का डब्बा, भूल गई क्या आप? उसे चावल कहते हो आप लोग? अरे मेरे मायके में बासमती चावल ही खाते थे। माँ जी बुरा मत मानना, लेकिन मेरे मायके में तो कभी भी ऐसे चावल नहीं आए, तो बनाना तो दूर की बात है। आज पहला ही दिन है ससुराल में, लेकिन बात बात पर अपने मायके को बीच में ला रही है। आज ही सुना दूंगी तो ये भी सोचेगी कि हम लोग कैसे हैं, अपनी बहू की इज्जत नहीं करते हैं। सरिता अपनी बहू की बातों को ऐसे ही ले लेती है और ज्यादा कुछ नहीं बोलती। लेकिन अनामिका की यही आदत थी कि वो हमेशा ही अपने ससुराल में मायके की बातें करती और अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाया करती। एक दिन अनामिका और मधु बाजार से सब्जियां लेने जा रहे थे, तभी मधु सरिता से कहती है, भाभी बताओ, आपको आपका ससुराल कैसा लगा? मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगा ना आपका अपना ससुराल। क्या अच्छा लगा? वो तो मेरी शादी हो गई, इसलिए अच्छा हो या बुरा हो, रहना तो यही है और रह भी रही हूँ। लेकिन सच कहूँ मधु, मुझे ससुराल को ज्यादा खास नहीं लगा। भाभी, आपको क्या खास नहीं लगा? माँ आपसे इतना प्यार करती है, मैं भी आपको बहन मानती हूँ। यहाँ आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप ऐसे बोल रही हो। माँ जी मुझे अपनी बहू की तरह ही प्यार करती है और दूसरी तरफ मायके में मेरी भाभी है,
मेरी भाभी को तो मेरी माँ बहू नहीं बल्कि बेटी मानती है। वैसे सच तो यही है, ससुराल ससुराल ही होता है, मायके जैसी बात कहाँ। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आप अपने ससुराल में मायके की बात करती रहोगी तो अच्छा क्या लगेगा। अरे ससुराल तो ससुराल है, तभी तो अलग है ना। आप भी ना भाभी, हद करती हो। देखा, मैं यही कह रही थी, बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपनी भाभी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, जबकि मुझे पता है कि मैं उनसे बड़ी हूँ। फिर भी मैं भी कहाँ अपने ससुराल में मायका ढूंढ रही हूँ। अनामिका की बातों से तो कभी कभी उसके ससुराल वाले ही काफी ज्यादा तंग हो जाते थे, क्योंकि अनामिका की जो आदत थी बार बार ससुराल में मायके की बातें करने की, ये किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। कई बार तो अनामिका को सब लोग टोक भी देते थे, लेकिन अनामिका कहाँ सुधरने वाली थी, वो हमेशा ही ऐसा करती रहती। एक दिन अनामिका अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है और कहती है, अरे बहू, तू काम कर रही है, अब तो तेरी सास को काम से छुट्टी मिल गई होगी ना। बहू जो आ गई है। वही तो आंटी, बताना मत, लेकिन मेरे मायके में तो चार नौकर हैं, काम करना ही नहीं पड़ता। लेकिन अब ऐसे घर में शादी हो गई है तो सीखना तो पड़ेगा। ऊपर से सास और ननद भी मदद के लिए हाथ नहीं बटाती हैं। लेकिन बहू, हाथ भी क्या बटाते, वो तेरा घर है, अब तुझे ही संभालना है ना। बुरा मत मानना आंटी, लेकिन मेरे मायके में ऐसा नहीं होता। लेकिन ससुराल की तो पूछो ही मत। क्यों बहू, ससुराल में क्या हो गया, सब ठीक ही तो है। और सरिता तो मेरी काफी अच्छी सहेली है, मैं तो जानती हूँ कि वो तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। क्यों, सही कह रही हूँ ना। कहाँ आंटी जी, बहू बनकर ही आई थी, लेकिन इन लोगों ने नौकरानी बना दिया है। अब बताओ, मेरे मायके में इतने नौकर थे कि मुझे काम करने की आदत कहाँ है, लेकिन इन लोगों ने मेरे बारे में सोचकर नौकर तक नहीं रखा। तो क्या हुआ, 3 लोगों के लिए ही तो काम करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात कहाँ है, लेकिन मैं तो बस एक बात बता रही हूँ कि ससुराल में नौकर नहीं है। अनामिका ये तक नहीं सोचती कि वो बाहर वालों के आगे भी अपने ससुराल वालों की बेइज्जती कर रही है। लोगों को तो अनामिका की बातों का मजा लेने की आदत थी, और उसके ही ससुराल वालों के बारे में 4 बातें वो करते और चले जाते। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, और हर छोटी छोटी बातों में अनामिका अपने ससुराल में मायके की ही बातें करने लगती थी। एक दिन जब मधु की शादी की शॉपिंग चल रही थी और सब लोग सामान लेकर घर आते हैं, तो अनामिका सारा सामान देखती है और मुंह बनाते हुए अपने पति, ननद और सास से कहती है, माँ जी, आप अपनी ही बेटी की शादी की शॉपिंग कर रही हो ना? क्यों बहू, तुझे क्या कोई शक हो रहा है? मैं बाहर वालों के लिए थोड़ी ना शॉपिंग करूंगी। माँ जी, मेरे मायके वालों ने तो आगे बढ़कर मेरे लिए एक से एक अच्छी और क्वालिटी वाली चीजें दी थी, लेकिन मधु की शादी की शॉपिंग देखकर तो लग ही नहीं रहा है जैसे शादी की शॉपिंग हो रही हो। बहू, तेरा ना बहुत हो रहा है, तू हर बात में अपने मायके वालों को ले आती है। अरे तेरे मायके वालों ने किया होगा वो जो कर सकते हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं ना जो हम कर सकते हैं अपने बेटे के लिए। इसमें तेरा बोलना जरूरी था क्या? बुरा मत मानना, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मधु मेरी भी तो ननद है ना। मैंने कुछ बोल भी दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको पता नहीं क्या परेशानी है मेरे मायके वालों से, जब देखो बोलती ही रहती हो। तूने जितना अपने मायके का गुणगान किया है ना, मैं तो क्या, किसी को भी तेरे मायके से परेशानी हो ही जाए। सरिता और अनामिका में थोड़ी बहस हो जाती है और अनामिका रोते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी अनामिका का सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अनामिका के सर में चोट आ जाती है। अनामिका को पट्टी करवाते हैं। जब अनामिका को होश आता है तो वो अपने ससुराल वालों से कहती है, मेरे मायके वालों को बताया कि मुझे चोट लग गई है। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आपके मायके वालों को बताने के लिए ही हम उन्हें फोन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले हमारा फोन उठाया ही नहीं, और जब बाद में उठाया तो उन्हें ये हमने बताया। वो लोग आ रहे हैं ना मुझसे मिलने यहाँ? बुरा मत मानना बहू, लेकिन वो लोग पिकनिक पर गए हैं और ये बोला है कि जब वो फ्री हो जाएंगे तो आ जाएंगे तेरा हाल चाल लेने। क्या उन्होंने ऐसा कहा? बुरा मत मानना अनामिका, लेकिन अब तुम्हारे मायके वालों को हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारा परिवार ये है, तुम्हारा ससुराल, और ना तुम्हें ना अपना ध्यान ना मायके से हटा देना चाहिए। और मायका बहुत अच्छा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा ससुराल ही सब कुछ है। आप लोग सही कह रहे हैं,
मेरा वो मायका है और ये मेरा ससुराल। मैं ससुराल में मायके की बात करूंगी तो मेरे ससुराल में भी तनाव बनेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है, जिसके बाद अनामिका अपनी आदत को सुधारती है और ससुराल में अपने रिश्तों पर अच्छे से ध्यान देने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।